चलिए, जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। और साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपको क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है बोर्ड द्वारा आज ही, उसका मैं आपको 100% सही आंसर के साथ सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग इस वीडियो को अपने मित्र बंधु भाई को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके मित्र बंधु भाई सखा हैं सबको आप शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और सब लोग जो हैं वो इस क्लास का आनंद ले सकें। तो एक बार फटाफट जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्र बंधु भाई सखा को। और दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आवाज सभी को पहुंच रही है? सब लोग जुड़ गए हैं क्लास में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत जी, साजन जी, राकेश यादव। तो मोस्ट वेलकम है मेरे भाई। एक बार आप लोग सभी लोग इस वीडियो को अपने मित्र बंधु भाई सखा के साथ अवश्य शेयर कर दीजिए। जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। और दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री का ऑफिशियल मॉडल पेपर 100% सही आंसर के साथ। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को अपने मित्र बंधु भाई सखा को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, और सब लोग जुड़ जाइए। और साथ ही साथ आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता रहे, आप लोग चैट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, इस बार भी बहुत बड़ी खुशखबरी तो यही है कि इस बार भी आपके एग्जामिनेशन में जो 2025 का आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड वालों के लिए मैं बता दूं कि आपके ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या 100 ही होगी, जिसमें से कि आपको 50% सवालों का जवाब आपको क्या करना होगा, देना होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, 100 ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे, 30 आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 8 आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें से 100 में से आपको इधर 50 बना देना है, 30 में से इधर 15 बना दीजिएगा, और 8 में से इधर 4 सवाल आप बना दीजिएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। और देखिए, जो मॉडल पेपर जारी किया गया है मेरे दोस्त, बिल्कुल लाजवाब मॉडल पेपर है और इसमें दम भी है। तो मॉडल पेपर में दम भी है, दमदार मॉडल पेपर है मेरे भाई। अगर कोई बच्चा चाहे कि बिना पढ़ाई किए हुए इस मॉडल पेपर को सोल्व कर ले और बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको इसका लेवल पता चल जाएगा कि क्या लेवल रहा है क्वेश्चन का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी कराया जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि इस बार ऑप्शन थोड़ा बदल दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको पुरातत्व के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप आसानी से इस सवाल का उत्तर कर सकते हैं। तो ऑलरेडी पढ़ाया गया है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। अभिलेख पुरातत्व के अंतर्गत आता है, पुराना मंदिर भी पुरातत्व के अंतर्गत, सिक्के भी। तो जनरली आपके सही आंसर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, साहित्य। साहित्य जो होता है वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है, तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा, दूसरा सवाल है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य, अगर देखिए जुते हुए खेत का साक्ष्य बोलेगा तो कालीबंगन से, लेकिन यही बोलता है कभी कभी कि हल का प्रमाण कहां से मिला है। तो अगर हल का प्रमाण पूछता तब जाकर बनावली होता, लेकिन यहां पर पूछ रहा जुते हुए खेत का साक्ष्य, तो आपका कालीबंगन हो जाएगा। सिंधु निवासियों को किस धातु का उपयोग नहीं करते? जो सिंधु निवासी थे किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? लोहे का उपयोग नहीं करते थे। तो ये सिंपल सा सवाल था। चौथा नंबर सवाल है, देखिए आप लोग, कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। ये पढ़ाया गया सवाल है। तो मेसोपोटामिया के लेख में नाविकों का देश किसे कहा गया? और जूम कर दूं, और जूम कर दूं जरा सा, चलिए 1 मिनट और जरा सा जूम कर देता हूं, तो आपको देखने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। अब क्लियर है? अब बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। तो मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया? तो मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। अगला सवाल है कि सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। तो सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं मेरे भाई? तो 26। टोटल कितने हैं? तो 26 चिन्ह आपके मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया था। तो इस पर कनिंघम ने रिपोर्ट अपना 1875 में दिया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर है
राजगाह, जिसे राजगीर के नाम से जानते हैं, तो ये जो महाजनपद किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध की राजधानी थी। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध ना आपका। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो कौटिल्य, आपको पता है, पढ़ाया गया सवाल है। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो 1944 में मार्टिन व्हीलर को, मार्टिन व्हीलर है क्या ऑप्शन में, हाँ आर.एम. व्हीलर, तो ऑप्शन भी आपके हो जाएंगे, मार्टिन व्हीलर को बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की, अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी गई थी, क्या जी, पल्लवी राज, पल्लवी राज, प्रीति कुमारी चौधरी। सारा सवाल देखिए ऑफिशियल मॉडल पेपर है, आप देख लीजिए कि तैयारी आपकी कितनी है। हालांकि भाई मैं बता दूं कि जो ये मॉडल पेपर का लेवल है ना दोस्त, वो लेवल जो है ना वो हार्ड है, आप देख लीजिए। आप नीचे जाइएगा तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं कि सच में रियलिटी बताऊं तो मुझे ही 3-4 क्वेश्चन के जवाब नहीं आ रहे थे, तो मैंने सर्च करके फिर उनका आंसर पता किया, देन आफ्टर मैं लाइव आया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन लाजवाब है, बिल्कुल क्वेश्चन काबिल तारीफ है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है। और देखिए यहाँ पर तमिल संगम साहित्य में आनिमई, देखिए आनिमई किसे कहा जाता था, तो दास को आनिमई कहा जाता था। ये सब तो सिंपल है, ये सब तो एनसीईआरटी का सवाल है। पाली भाषा में गहपति, गहपति मतलब घर का मुखिया होता था, गहपति मतलब घर का मुखिया, चैप्टर 2 में जी, चैप्टर 2 राजा किसान और नगर में नहीं हम लोग पढ़े हैं, तो घर का मुखिया इसमें है क्या, नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से लेकर 414, अच्छा 375 414, अच्छा 375 से 415, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, तो प्रभावती गुप्त इनकी चंद्रगुप्त द्वितीय की ही पुत्री थी ना, तो 15 का भी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आया, तो फाहियान उनके इनके दरबार में आया था, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, याद रखिएगा। चीन के महान दार्शनिक कौन थे, तो कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस का नाम आपने सुना होगा, तो ऑप्शन भी आपके हो जाएंगे। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है, तो लगभग बहुत सारे देवताओं का है, अग्नि का भी, इंद्र का भी, सोम का भी, तो इनमें से सभी आपके। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये सब सवाल पूछने वाला है। हाँ ये सवाल देखिए थोड़ा सा न्यू टाइप का सवाल है, मैंने भी अभी तक नहीं कराया है, देखिएगा। कहता है कि योधेय गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए, हालांकि ये चैप्टर 2 का ही सवाल है, ठीक है, चैप्टर 2 का ही सवाल है। योधेय गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे, तो तांबा का जारी किया था, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल है, अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया, तो जेम्स प्रिंसेप ने, आपको पता है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को डिकोड करने का कार्य किया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो करने वाले शक शासक आपके कौन थे, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन का जो शिलालेख है वो किस भाषा में है, ये पूछा है, तो रुद्रदामन का शिलालेख संस्कृत भाषा में है, ठीक ना, तो ऑप्शन सी आपका। बुद्ध के बचपन का नाम सबको पता है, सिद्धार्थ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। ये सब सवाल है। सांची का स्तूप का खोज कब हुआ था, तो सांची के स्तूप का खोज 1818, कहाँ गया, ऑप्शन सी आपका 1818। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाएंगे, तो महावीर स्वामी आपके हो गए। नेक्स्ट आपका है अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में, तो ये तो अरबी भाषा में। ये सब सवाल कराया गया सवाल है। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, मतलब न्यायाधीश नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक नियुक्त किया था। तो ये सब सवाल में दम नहीं है, ये सब सवाल तो ठीक है। आगे देखिए सवाल जो है ना, ये भी सवाल देखिए हाल ही फिलहाल में सेंटअप में आपके पूछा गया था कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपने किया 29 का, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, फ्रांसिस बर्नियर। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था, तो कौन, निकोलो मनुची। निकोलो मनुची आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में है, तो भगवान विष्णु। अच्छा कहता है कि पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में है, तो देखिए ये रूप तो हो जाएगा यहाँ पर, रूप तो कृष्ण का रूप है ना, अवतार विष्णु के अवतार हैं। तो अगर यहाँ पर अवतार देता ना, किसके अवतार हैं, तो अवतार हो जाता विष्णु के अवतार हैं, है ना जी,
अवतार देता तो कि विष्णु के अवतार हो जाते हैं। ऐसे इंटरनेट पर बताता है ना कि कृष्ण के रूप जो है ना वो कृष्ण का है, रूप जो है वो कृष्ण का है, लेकिन अवतार जो है ना वो विष्णु का है। तो थोड़ा यहाँ पर देखने वाली बात हो जाएगी। अगला है तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? देवी की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? अंडाल, अंडाल आपकी अलवार संत थी। निम्नलिखित में से कौन नैनार संतों की रचना है? तो तवरम दे दिया है, तवरम होगा, तवरम तो आपका सूफी संप्रदाय, तेवरमा, तेवरमा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या तो इनमें से कोई नहीं लगा दीजिएगा। क्या जी? किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? अरब से जो आते थे। तो इनमें से कोई ये नहीं। अरे यार ऐसा ऐसा सवाल है। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था? सुल्तान उल मशेख के नाम से, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन है आपका निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका 37, खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था, तो याद रखना है। 38 है कि गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? अंगद को, तो गुरु अंगद को, यानी कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिबा का अंतिम संकलन किसने किया था? तो ये ऑप्शन डी ही होंगे, गुरु गोविंद साहिब द्वारा ही किया गया था। 40 है कि कर्नाटक में वीर शैव, जो वीर शैव आपका लिंगायत आंदोलन था, तो वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? तो वीर शैव परंपरा का जो उद्भव हुआ था वो ऑप्शन सी आपका 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट आप देखिएगा 41 नंबर सवाल है कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ये तो 1336 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा सुलू राजवंश का शासनकाल क्या था? देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं ना ताकि आपको समय कम लगे और आप ध्यान से कर लें। बाकी तो मैं लाइव आऊंगा तो एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से कराऊंगा ही, अभी केवल मैं आंसर आपको लगाते जा रहा हूं, और लाइव आऊंगा तो पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगा, ठीक ना। चलिए, सुलूब राजवंश का शासनकाल क्या था? तो सुलूब राजवंश का शासनकाल ऑप्शन बी आपका 1485 से 1505 आपके। तालीकोटा का युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तो तालीकोटा के युद्ध के बाद अरविदु वंश, अराविदु वंश, तो ऑप्शन है आपका। हम्पी की खोज किसने की थी? तो हम्पी के खोज करने वाले जॉन मार्शल, कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर ग्रिनाला, जे.एफ. फ्लिप्ट। तो सही जवाब ऑप्शन सी कॉलिन मैकेंजी, ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखिएगा। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई मेरे भाई? 45 नंबर सवाल है कि बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका 1347 हो जाएगा। अब्दुल रज़ाक किस देश का राजदूत था? ये तो पढ़ाया गया है। अब्दुल रज़ाक आपका फारस का आपका क्या था? राजदूत था। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? ये अपने आप को राय के नाम से जानते थे, तो राय हो जाएगा। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? तो विरूपाक्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? विट्ठल मंदिर, विट्ठल मंदिर विष्णु हो जाएगा, ठीक है, 49 का सी। नेक्स्ट आपका आमुक्तमाल्याद किसने लिखा है? तो कृष्णदेव राय द्वारा आमुक्तमाल्याद की रचना की गई है। ये सब सवाल पीछे वाला ही सवाल है। किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा है? तो ऑप्शन है आपका डेमिंगो पेस, डेमिंगो पेस द्वारा। नेक्स्ट है आपका अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा 3 खंडों में, यही अकबरनामा का ही एक पार्ट है आपका आइन एक बड़ी। तो आइन एक बड़ी जो है ना वो 5 खंडों में है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो 5 भागों में है। जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? तो जो नकदी फसल जैसे आपका कपास उपास हो गया, गन्ना उन्ना, उसको कहा जाता था जिन्स ए कामिल फसल। महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशागुनत हो गई थी क्या कहलाती थी? तो उसको मिरास कहते थे और वतन, दोनों कहते थे। मिरास और वतन, यानी ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, ए और सी दोनों, ठीक है, ए और सी दोनों आपके सही जवाब हो जाएंगे। भारत में आलू टमाटर और तंबाकू कहां से आया? लैटिन अमेरिका से ही आया था आपका। और बादशाह नामा किसने लिखा है? तो बादशाह नामा के रचयिता आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा बादशाह नामा की रचना की गई। आलमगीर नामा किसने लिखवाया है? तो किसने लिखवाया है देखिए पूछा है, तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था, तो सिंपल सा बात है ना कि औरंगजेब ही लिखवाएंगे आलमगीर नामा, तो ऑप्शन है आपके औरंगजेब। तुजु के बाबरी की रचना किस भाषा में हुई है? तो तुर्की भाषा में हुई है तुजु के बाबरी की रचना। सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? तो सार्वभौमिक शांति ही हो जाता है सुलह कुल का मतलब। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया गया था, बाबर ने हराया था। ये सब सवाल तो इजी है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो कर्नवालिस। नेक्स्ट आपका सवाल है कि 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था? आंसर कीजिए जल्दी से, इसका आंसर पढ़िए और आंसर कीजिए जल्दी से।
पढ़ाया गया सवाल है ये। नेक्स्ट है आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ के रचयिता जो हैं वो कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन है आपके बंकिम चंद्र। नेक्स्ट आपका है सवाल देखिएगा, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? तो जमींदारों पे लागू था सूर्यास्त कानून। दामिनी निकोह का सीमांकन कब हुआ? तो दामिनी निकोह का सीमांकन आपका ऑप्शन भी 1832 में। नेक्स्ट है आपका अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? 1861 में हुआ था, ऑप्शन बी ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? अरे बाप रे, पहले पूछता था ना कि दक्कन दंगा आयोग कब हुआ, अब बोल रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई, तो 1878 आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर, बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? तो 11 मई 1857 को। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब कर लिया था? तो ऑप्शन डी आपके 1856 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आपका किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी? बताइए जी, पढ़ाया गया सवाल है, पढ़ाया गया सवाल है, सब सवाल पढ़ाए हैं, जल्दी जल्दी। प्रशांत है, एस नाज है, चलिए जी। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह, कहाँ गया? डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? तो डंका शाह के नाम से आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे मौलवी अहमदुल्लाह। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किससे अंग्रेज फांसी पर लटका दिया था? तात्या तोपे को फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? तो ये आपके 74 का ऑप्शन भी हो जाएगा जेम्स आउटरम। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में, बॉम्बे आपके सही जवाब हो जाएंगे। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास 1882 ईस्वी में किया गया, 1882 ईस्वी में। अरे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या करा है कि संपूर्ण भारत में पहली बार जनगणना कराने का प्रयास कब किया गया? तो भारत में जनगणना पहली बार जो प्रयास हुई ना, वो आपका 1872 में हुआ था, ठीक है, 1872 में। लेकिन संपूर्ण जनगणना पूर्ण रूप से 1882 में हुआ, इसलिए 1881 सॉरी, तो 1872 यानी ऑप्शन सी होगा सही जवाब जी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी होगा 1878। देखिए 78 नंबर सवाल है, ये नाथ जी सब लोग देख रहे हैं, ठीक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बंदूक बो रहा हूं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद, अहमदाबाद। नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था जी? लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? बिल्कुल सर, 1916 में। नेक्स्ट आपका अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में हुआ था, 1918 में। 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 देखिएगा 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे गांधी जी। कौन? गांधी जी थे। 84 है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1920 में। अरे यार ऐसा और देखिए यहाँ पर 1 अगस्त 1920 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 84 को। देखिए नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो तो आपके साइमन कमीशन के सदस्य सब अंग्रेज था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ गया? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 86 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर में। नेक्स्ट आपका गांधी इरविन समझौता, इजी सा सवाल है, सही जवाब ऑप्शन सी आप लगा रहे हैं, मार्च 1931 में। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो रानी गैडिनिल्यू थी कहाँ की थी? तो मणिपुर की थी। कहाँ की? मणिपुर की। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो हुई थी वो कब हुई थी? तो सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा हुई मेरे भाई, सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन बी 1932 अगस्त 1932। नेक्स्ट है आपका 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अगला सवाल है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ में? तो सिंगापुर में। कहाँ में? सिंगापुर में। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अलेक्जेंडर जो था कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बाकी लॉरेंस, क्रिप्स, वेवेल ये सब था। क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो कब यह घोषणा किया था क्लीमेंट इटली ने? बताइएगा, ऑप्शन बी आपके फरवरी 1947 में। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? बाल्कन योजना का परिणाम है। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? जल्दी बताइएगा। पहली बैठक की अध्यक्षता पहले बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? पढ़ाया गया सवाल है।
पढ़ाया गया सवाल है। संविधान सभा हम अच्छा से पढ़ाएं, जल्दी आंसर कीजिए। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? 96 नंबर सवाल है। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? ये भी सवाल पढ़ाया गया है, आंसर कीजिए जल्दी। ये भी सवाल पढ़ाया गया है, बताया नहीं है? 1949 में संविधान बना था ना। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत किसने की? आरवी धुलेकर ने किया था। आरवी धुलेकर ने, इनका पूरा नाम था रघुनाथ विनायक धुलेकर। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार का प्रकाशन एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। सीमांत गांधी के रूप में आप लोग किनको जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। तो देखिए इस तरह से 100 सवाल था, मैंने जल्दी जल्दी सवालों को कराया, बहुत ही कम समय में, लगभग 20 से 25 मिनट में मैंने सारे सवालों को करा दिया। बाकी जो है ये जो लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मैं सबका जो है आंसर जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन करके वीडियो बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जितने भी ऑफिशियल मॉडल पेपर हैं दोस्तों, सबका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर सॉफ्ट स्टडी पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ऑफिशियल मॉडल पेपर हैं सबका सॉल्यूशन आपको सॉफ्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और जितने भी मित्र बंधु हैं सबको बताइए, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन जो है एकदम आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो सबको यहाँ पर सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, सभी को यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो आसानी से मिल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चल मॉडल पेपर 100% सही आंसर के साथ। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को अपने मित्र बंधु भाई सखा को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, और सब लोग जुड़ जाइए। और साथ ही साथ आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता रहे, आप लोग चैट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए इस बार भी बहुत बड़ी खुशखबरी तो यही है कि इस बार भी आपके एग्जामिनेशन में जो 2025 का आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड वालों के लिए मैं बता दूं कि आपके ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या 100 ही होगी, जिसमें से कि आपको 50% सवालों का जवाब आपको क्या करना होगा? देना होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे, 30 आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 8 आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें से 100 में से आपको इधर 50 बना देना है, 30 में से इधर 15 बना दीजिएगा और 8 में से इधर 4 सवाल आप बना दीजिएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। और देखिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया मेरे दोस्त, बिल्कुल लाजवाब मॉडल पेपर है और इसमें दम भी है। तो मॉडल पेपर में दम भी है, दमदार मॉडल पेपर है मेरे भाई। अगर कोई बच्चा चाहे कि बिना पढ़ाई किए हुए इस मॉडल पेपर को सोल्व कर ले और बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको इसका लेवल पता चल जाएगा कि क्या लेवल रहा है क्वेश्चन का। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी कराया जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। हालांकि इस बार ऑप्शन थोड़ा बदल दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको पुरातत्व के बारे में, साहित्यिक स्रोत के बारे में अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप आसानी से इस सवाल का उत्तर कर सकते हैं। तो ऑलरेडी पढ़ाया गया है पुरातत्व से, आप क्या समझते हैं? तो देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? अभिलेख पुरातत्व के अंतर्गत आता है, पुराना मंदिर भी पुरातत्व के अंतर्गत, सिक्के भी। तो जनरली आपके सही आंसर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, साहित्य। साहित्य जो होता है वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है, तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा, दूसरा सवाल है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य, अगर देखिए जुते हुए खेत का साक्ष्य बोलेगा तो कालीबंगन से, लेकिन यही बोलता है कभी कभी कि हल का प्रमाण कहां से मिला है। तो अगर हल का प्रमाण पूछता तब जाकर बनावली होता, लेकिन यहां पर पूछ रहा है जुते हुए खेत का साक्ष्य, तो आपका कालीबंगन हो जाएगा। सिंधु निवासियों को किस धातु का उपयोग नहीं करते? जो सिंधु निवासी थे किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? लोहे का उपयोग नहीं करते थे। तो ये सिंपल सा सवाल था। चौथा नंबर सवाल है, देखिए आप लोग कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? ये पढ़ाया गया सवाल है। तो मेसोपोटामिया के लेख में नाविकों का देश किसे कहा गया? और जूम कर दूं, और जूम कर दूं जरा सा, चलिए 1 मिनट और जरा सा जूम कर देता हूं, तो आपको देखने में क्या होगा? आसानी हो जाएगा। अब क्लियर है? बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। तो मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया? तो मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। अगला सवाल है कि सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? तो सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं मेरे भाई? तो 26। टोटल कितने हैं? तो 26 चिन्ह आपके मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया था? तो इस पर कनिंघम ने रिपोर्ट अपना 1875 में दिया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर है
राजगाह, जिसे राजगीर के नाम से जानते हैं, तो ये जो महाजनपद किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध की राजधानी थी। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध ना आपका। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो कौटिल्य, आपको पता है, पढ़ाया गया सवाल है। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो 1944 में मार्टिन व्हीलर को, मार्टिन व्हीलर है क्या ऑप्शन में, हाँ आर.एम. व्हीलर, तो ऑप्शन भी आपके हो जाएंगे, मार्टिन व्हीलर को बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की, अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी गई थी, क्या जी, पल्लवी राज, प्रीति कुमारी चौधरी। सारा सवाल देखिए ऑफिशियल मॉडल पेपर है, आप देख लीजिए कि तैयारी आपकी कितनी है। हालांकि भाई मैं बता दूं कि जो ये मॉडल पेपर का लेवल है ना दोस्त, वो लेवल जो है ना वो हार्ड है, आप देख लीजिए। आप नीचे जाइएगा तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं कि सच में रियलिटी बताऊं तो मुझे ही 3-4 क्वेश्चन के जवाब नहीं आ रहे थे, तो मैंने सर्च करके फिर उनका आंसर पता किया, देन आफ्टर मैं लाइव आया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन लाजवाब है, बिल्कुल क्वेश्चन काबिल तारीफ है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है। और देखिए यहाँ पर तमिल संगम साहित्य में आनिमई, देखिए आनिमई किसे कहा जाता था, तो दास को आनिमई कहा जाता था। ये सब तो सिंपल है, ये सब तो एनसीईआरटी का सवाल है। पाली भाषा में गहपति मतलब घर का मुखिया होता था, गहपति मतलब घर का मुखिया, चैप्टर 2 में जी, चैप्टर 2 राजा किसान और नगर में नहीं हम लोग पढ़े हैं, तो घर का मुखिया इसमें है क्या, नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से लेकर 414, अच्छा 375 414, अच्छा 375 से 415, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, तो प्रभावती गुप्त इनकी चंद्रगुप्त द्वितीय की ही पुत्री थी ना, तो 15 का भी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आया, तो फाहियान इनके दरबार में आया था, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, याद रखिएगा। चीन के महान दार्शनिक कौन थे, तो कन्फ्यूशियस का नाम आपने सुना होगा, तो ऑप्शन भी आपके हो जाएंगे। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है, तो लगभग बहुत सारे देवताओं का है, अग्नि का भी, इंद्र का भी, सोम का भी, तो इनमें से सभी आपके। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये सब सवाल पूछने वाला है। हाँ, ये सवाल देखिए थोड़ा सा न्यू टाइप का सवाल है, मैंने भी अभी तक नहीं कराया है, देखिएगा। कहता है कि योधे गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए, हालांकि ये चैप्टर 2 का ही सवाल है, ठीक है, चैप्टर 2 का ही सवाल है। योधेय गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे, तो तांबा का जारी किया था, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल है, अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया, तो जेम्स प्रिंसेप ने, आपको पता है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को डिकोड करने का कार्य किया था। सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण जो करने वाले शक शासक आपके कौन थे, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन का जो शिलालेख है वो किस भाषा में है, ये पूछा है, तो रुद्रदामन का शिलालेख संस्कृत भाषा में है, ठीक ना, तो ऑप्शन सी आपका। बुद्ध के बचपन का नाम सबको पता है, सिद्धार्थ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। ये सब सवाल है। सांची का स्तूप का खोज कब हुआ था, तो सांची के स्तूप का खोज 1818, कहाँ गया, ऑप्शन सी आपका 1818। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाएंगे, तो महावीर स्वामी आपके हो गए। नेक्स्ट आपका है अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में, तो ये तो अरबी भाषा में। ये सब सवाल कराया गया सवाल है। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, मतलब न्यायाधीश नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक नियुक्त किया था। तो ये सब सवाल में दम नहीं है, ये सब सवाल तो ठीक है। आगे देखिए सवाल जो है ना, ये भी सवाल देखिए हाल ही फिलहाल में सेंटअप में आपके पूछा गया था कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपने किया 29 का, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, फ्रांसिस बर्नियर। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था, तो कौन, निकोलो मनुची। निकोलो मनुची आपका सही जवाब, ऑप्शन सी हो जाएंगे। पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में है, तो भगवान विष्णु। अच्छा, कहता है कि पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में है, तो देखिए ये रूप तो हो जाएगा यहाँ पर, रूप तो कृष्ण का रूप है ना, अवतार विष्णु के अवतार हैं। तो अगर यहाँ पर अवतार देता ना, किसके अवतार हैं, तो अवतार हो जाता विष्णु के अवतार हैं, है ना जी।
अवतार देता तो कि विष्णु के अवतार हो जाते हैं। ऐसे इंटरनेट पर बताता है ना कि कृष्ण के रूप जो है ना वो कृष्ण का है, रूप जो है वो कृष्ण का है, लेकिन अवतार जो है ना वो विष्णु का है। तो थोड़ा यहाँ पर देखने वाली बात हो जाएगी। अगला है तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? देवी की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? अंडाल, अंडाल आपकी अलवार संत थी। निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? तो तवरम दे दिया है, तवरम होगा, तवरम तो आपका सूफी संप्रदाय, तेवरमा, तेवरमा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या तो इनमें से कोई नहीं लगा दीजिएगा। क्या जी? किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? अरब से जो आते थे। तो इनमें से कोई ये नहीं। अरे यार ऐसा ऐसा सवाल है। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता था? सुल्तान उल मशेख के नाम से, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन है आपका निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका 37, खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था, तो याद रखना है। 38 है कि गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? अंगद को, तो गुरु अंगद को, यानी कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिबा का अंतिम संकलन किसने किया था? तो ये ऑप्शन डी ही होंगे, गुरु गोविंद साहिब द्वारा ही किया गया था। 40 है कि कर्नाटक में वीर शैव, जो वीर शैव आपका लिंगायत आंदोलन था, तो वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? तो वीर शैव परंपरा का जो उद्भव हुआ था वो ऑप्शन सी आपका 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट आप देखिएगा 41 नंबर सवाल है कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ये तो 1336 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा सुलू राजवंश का शासनकाल क्या था? देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं ना ताकि आपको समय कम लगे और आप ध्यान से कर लें। बाकी तो मैं लाइव आऊंगा तो एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से कराऊंगा ही, अभी केवल मैं आंसर आपको लगाते जा रहा हूं, और लाइव आऊंगा तो पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको कराऊंगा, ठीक ना। चलिए, सुलूब राजवंश का शासनकाल क्या था? तो सुलूब राजवंश का शासनकाल ऑप्शन बी आपका 1485 से 1505 आपके। तालीकोटा का युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तो तालीकोटा के युद्ध के बाद अरविदु वंश, अराविदु वंश, तो ऑप्शन है आपका। हम्पी की खोज किसने की थी? तो हम्पी के खोज करने वाले जॉन मार्शल, कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर ग्रिनाला, जे.एफ. फ्लिप्ट है। तो सही जवाब ऑप्शन सी कॉलिन मैकेंजी, ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखिएगा। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई मेरे भाई? 45 नंबर सवाल है कि बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका 1347 हो जाएगा। अब्दुल रज़ाक किस देश का राजदूत था? ये तो पढ़ाया गया है। अब्दुल रज़ाक आपका फारस का आपका क्या था? राजदूत था। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? ये अपने आप को राय के नाम से जानते थे, तो राय हो जाएगा। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? तो विरूपाक्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? विट्ठल मंदिर, विट्ठल मंदिर विष्णु हो जाएगा, ठीक है, 49 का सी। नेक्स्ट आपका आमुक्तमाल्यात किसने लिखा है? तो कृष्णदेव राय द्वारा आमुक्तमाल्यात की रचना की गई है। ये सब सवाल पीछे वाला ही सवाल है। किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा है? तो ऑप्शन है आपका डेमिंगो पेस, डेमिंगो पेस द्वारा। नेक्स्ट है आपका अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा 3 खंडों में। यही अकबरनामा का ही एक पार्ट है आपका आइन ए अकबरी, तो आइन ए अकबरी जो है ना वो 5 खंडों में है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो 5 भागों में है। जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? तो जो नकदी फसल जैसे आपका कपास उपास हो गया, गन्ना उन्ना, उसको कहा जाता था जिन्स ए कामिल फसल। महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशागुनत हो गई थी क्या कहलाती थी? तो उसको मिरास कहते थे और वतन, दोनों कहते थे। मिरास और वतन, यानी ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, ए और सी दोनों, ठीक है, ए और सी दोनों आपके सही जवाब हो जाएंगे। भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहां से आया? लैटिन अमेरिका से ही आया था आपका। और बादशाह नामा किसने लिखा है? तो बादशाह नामा के रचयिता आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा बादशाह नामा की रचना की गई। आलमगीर नामा किसने लिखवाया है? तो किसने लिखवाया है देखिए पूछा है, तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था, तो सिंपल सा बात है ना कि औरंगजेब ही लिखवाएंगे आलमगीर नामा, तो ऑप्शन है आपके औरंगजेब। तुजु के बाबरी की रचना किस भाषा में हुई है? तो तुर्की भाषा में हुई है तुजु के बाबरी की रचना। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? तो सार्वभौमिक शांति ही हो जाता है सुलह कुल का मतलब। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया गया था, बाबर ने हराया था। ये सब सवाल तो इजी है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो कर्नवालिस। नेक्स्ट आपका सवाल है कि 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था? आंसर कीजिए जल्दी से, इसका आंसर पढ़िए और आंसर कीजिए जल्दी से, पढ़ाया गया सवाल है ये। नेक्स्ट है आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ के रचयिता जो है वो कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन है आपके बंकिम चंद्र।
नेक्स्ट आपका है सवाल देखिएगा, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? तो जमींदारों पे लागू था सूर्यास्त कानून। दामिनी कोह का सीमांकन कब हुआ? तो दामिनी कोह का सीमांकन आपका ऑप्शन बी 1832 में। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? 1861 में हुआ था, ऑप्शन बी ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? अरे बाप रे, पहले पूछता था ना कि दक्कन दंगा आयोग कब हुआ, अब बोल रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई, तो 1878 आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर, बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? तो 11 मई 1857 को। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब कर लिया था? तो ऑप्शन डी आपके 1856 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आपका, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी? बताइए जी, पढ़ाया गया सवाल है, पढ़ाया गया सवाल है, सब सवाल पढ़ाए हैं, जल्दी जल्दी। प्रशांत है, एस नाज है, चलिए जी। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह, कहा गया, डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे? तो डंका शाह के नाम से आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे मौलवी अहमदुल्लाह। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किससे अंग्रेज फांसी पर लटका दिया था? तात्या तोपे को फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? तो ये आपके 74 का ऑप्शन भी हो जाएगा, जेम्स आउटरम। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में, बॉम्बे आपके सही जवाब हो जाएंगे। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास 1882 ईस्वी में किया गया, 1882 ईस्वी में। अरे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या करा है कि संपूर्ण भारत में पहली बार जनगणना कराने का प्रयास कब किया गया? तो भारत में जनगणना पहली बार जो प्रयास हुई ना, वो आपका 1872 में हुआ था, ठीक है, 1872 में। लेकिन संपूर्ण जनगणना पूर्ण रूप से 1882 में हुआ, इसलिए 1881 सॉरी, तो 1872 यानी ऑप्शन सी होगा सही जवाब जी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी होगा। 1878, देखिए 78 नंबर सवाल है, ये नाथ जी सब लोग देख रहे हैं, ठीक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बंदूक बो रहा हूं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था जी? लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? बिल्कुल सर, 1916 में। नेक्स्ट आपका, अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में हुआ था, 1918 में। 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 देखिएगा, 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे गांधी जी। कौन? गांधी जी थे। 84 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1920 में। अरे यार, ऐसा और देखिए यहाँ पर 1 अगस्त 1920, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 84 को। देखिए नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो तो आपके साइमन कमीशन के सदस्य सब अंग्रेज था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ गया? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 86 का आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी लाहौर में। नेक्स्ट आपका, गांधी इरविन समझौता, इजी सा सवाल है, सही जवाब ऑप्शन सी आप लगा रहे हैं, मार्च 1931 में। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो रानी गैडिनिल्यू थी, कहाँ की थी? तो मणिपुर की थी। कहाँ की? मणिपुर की। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो हुई थी वो कब हुई थी? तो सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा हुई मेरे भाई, सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन बी 1932 अगस्त 1932। नेक्स्ट है आपका, 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अगला सवाल है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ में? तो सिंगापुर में। कहाँ में? सिंगापुर में। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अलेक्जेंडर जो था कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बाकी लॉरेंस, क्रिप्स, वेवेल ये सब था। क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो कब यह घोषणा किया था क्लीमेंट इटली ने? बताइएगा, ऑप्शन बी आपके फरवरी 1947 में। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? बाल्कन योजना का परिणाम है। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? जल्दी बताइएगा। पहली बैठक की अध्यक्षता पहले बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? पढ़ाया गया सवाल है,
पढ़ाया गया सवाल है। संविधान सभा हम अच्छा से पढ़ाएं, जल्दी आंसर कीजिए। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? 96 नंबर सवाल है। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? ये भी सवाल पढ़ाया गया है, आंसर कीजिए जल्दी। ये भी सवाल पढ़ाया गया है, बताए नहीं है? 1949 में संविधान बना था ना। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत किसने की? आरवी धुलेकर ने किया था। आरवी धुलेकर ने, इनका पूरा नाम था रघुनाथ विनायक धुलेकर। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार का प्रकाशन एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। सीमांत गांधी के रूप में आप लोग किनको जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। तो देखिए इस तरह से 100 सवाल था, मैंने जल्दी जल्दी सवालों को कराया, बहुत ही कम समय में, लगभग 20 से 25 मिनट में मैंने सारे सवालों को करा दिया। बाकी जो है ये जो लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, मैं सबका जो है आंसर जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन करके वीडियो बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जितने भी ऑफिशियल मॉडल पेपर हैं दोस्तों, सबका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर सॉफ्ट स्टडी पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ऑफिशियल मॉडल पेपर हैं